हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जीके का पहला प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं, और वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। तो साथी, जैसा कि एसएससी के कई सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है और ये भी क्लियर हो चुका है कि एमटीएस हवलदार का एग्जाम कब होगा। मान के चलिए अभी भी साथी आप सभी के पास 30 से 40 दिन का समय बाकी है, क्योंकि इससे एमटीएस के पहले साथी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, जो कि लगभग 20 अक्टूबर के बाद होने वाला है। कल ही एसएससी ने पूरा नोटिस दे दिया था और पूरा 2025 का कैलेंडर भी एक तरह का जारी हो चुका है एसएससी द्वारा। तो साथी, यहाँ से अब हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार को टारगेट करते हुए एक नया प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, वो भी एसएससी के नए पैटर्न में। जितने भी एसएससी द्वारा अभी तक एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, लगभग 2-3 महीने पहले का। ओके साथी, तो इस पहले प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो याद रखिए साथी, हम आपको लगातार यह प्रैक्टिस सेट दोपहर 12:30 पे देंगे। एक आध दिन गैप भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें रेलवे की भी क्लास देना है। तो साथी, आपको हम पूरे 30 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं एसएससी के नए पैटर्न पे। तो आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार के लिए मेन डिसाइडेड जीके ही सब्जेक्ट होने वाला है इस बार का। ओके साथी, क्योंकि जो भी कुछ नया पैटर्न लग रहा है ना, वो जीके में ही लग रहा है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ तो सेम आ रहे हैं। ठीक है साथी, तो जितने भी हम क्वेश्चन करा देंगे, बस आपको उसे तैयार करना है। तो पूरे 50 क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। टारगेट आपका 45 होना चाहिए। तो परीक्षा से पहले जांचें अपनी तैयारी। तो इस क्लास से अपनी तैयारी को जांचिएगा, परखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक क्लास तो सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। चलिए भाई, पहला प्रश्न हल करिए। महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक है। तो कौन है भाई, बताइए। महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक कौन है? तो सर जी, गुलाम गिरी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? बताइए, कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ? तो याद रखिएगा, सत्रिया नृत्य। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। बादामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे? बताइए, बादामी या वातापी चालुक्य मूलतः किस शक्ति के अधीन थे? याद रखिएगा, कदम्ब के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है? 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है। तो जैसे नदी संपर्क विकास है, औद्योगिक अवशिष्ट निगरानी भी है, लेकिन नदी तट विकास नहीं है। तो इस सवाल का साथी क्या बनेगा? ऑप्शन भाई, नदी संपर्क मुख्य स्तंभों में से एक नहीं है, तो नदी संपर्क विकास नहीं है भाई। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होगा। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी है, नदी तट विकास अभी, सीवरेज उपचार और संरचना है। तो भाई नदी जो संपर्क विकास है ये नहीं है नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। मोहम्मद यूनुस ने 1983 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्थापित किया? बताइए, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में कौन सा बैंक स्थापित किया? तो ग्रामीण बैंक। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कब शुरू की गई? भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार ये एक प्रकार की योजना है, तो यह कब शुरू किया गया था, किस वर्ष में? तो याद रखिएगा 1999 में स्टार्ट किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियम में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी थी? बताइए, रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष विलियन में कोलाइडल कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति देखी थी? तो याद रखिएगा 1827 में देखी थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वय कौन थे? बताइए साथी, 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वय कौन थे? तो साथी याद रखिए हर्षवर्धन श्रृंगला थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए कौन सा तार वाद्य यंत्र नहीं है? तो साथी याद रखिए गिटार एक तार वाद्य यंत्र है, वायोलिन भी है, मैंडोलिन है, लेकिन बांसुरी तो ये बांस का बनता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो याद रखिएगा भाग 3 को बोला जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो याद रखिएगा दोस्त उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, क्योंकि सुबह 8 बजे देखिए आपका पूरे मॉडल पेपर चलेगा और एक साथ ही दोपहर में 12:30 पे जीके का स्पेशल क्लास होगा और शाम में 6:30 पे मेरे दोस्त आपकी बिल्कुल फ्रेश मॉडल पेपर होता है। तो ये डेली 3 क्लास होने वाला है, तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 को। बेसर शैली किस 2 स्थापत्य शैलियों का सम्मिलन है? बताइए बेसर शैली किस 2 स्थापत्य शैलियों का सम्मिलन है? एक तो द्रविड़ का और एक नागर शैलियों का मिश्रण है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला नंबर कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले के न्यायिक निपटान की अधिकतम समय सीमा क्या है? बताइए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले के न्यायिक निपटान की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो सर जी 1 वर्ष यानी 1 साल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? बताइए भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? तो सर जी पंजाब की है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है? बताइए किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पर है? किस स्टेट का? तो भाई याद रखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नदी क्रिया द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृति है? बताइए कौन सा मुख्य रूप से नदी क्रिया द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृति है? तो भाई याद रखिए गॉर्ज है। ऑप्शन सी गॉर्ज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए 70 नंबर को। वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है वो कौन सा है? भाई याद रखिए आपके पेपर में बंदरगाह से सवाल जरूर आएगा। बंदरगाह के जितने भी सवाल आप जरूर तैयार करिए, आपके पेपर में शिफ्ट में जरूर से जरूर सवाल आएगा। बताइए वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है वो कौन सा है? तो भाई याद रखिए मुद्रा बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए 80 नंबर को। रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय को पराजित करने वाला प्रमुख सेनापति कौन था? रायचूर के युद्ध में कृष्णदेव राय को पराजित करने वाला प्रमुख सेनापति कौन था? तो बीजापुर के आदिल शाह थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। कौन सी सूची केंद्र में और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं? कौन सी सूची में केंद्र और राज्य दोनों एक ही विषय पर कानून बना सकते हैं? तो साथ ही याद रखिए समवर्ती सूची में। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का लेखा कौन है? बताइए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? तो आपको मालूम होगा अरुंधति राय हैं। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को।
समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? बताइए, समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या है? तो सर जी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा साथी। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 को। 26 जून 2025 को टाइम्स अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया था? ये तो करंट अफेयर का सवाल है भाई, आपको कम से कम जनवरी से लेकर सितंबर तक के सभी करंट अफेयर मालूम होना चाहिए। बताइए, 26 जून 2025 को टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा जानवी डांगेटी को किया गया था। ऑप्शन सी जानवी डांगेटी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मुद्राओं यानी हस्त चालन और भाव भंगिमा अभिनय के माध्यम से कथा वाचन करती है? बताइए दोस्त, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली जो कि मुद्राओं यानी हस्त चालन और भाव भंगिमा अभिनय के माध्यम से कथा वाचन करती है? तो दोस्त याद रखिए भरतनाट्यम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? ये भी करंट अफेयर का सवाल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए दोस्त, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो भाई याद रखिए सूरत गुजरात में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 25 नंबर कॉल करिए। हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितने मीटर की होती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपके पेपर में 110% आएगा साथी। बताइए हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितने मीटर की होती है? तो 55 मीटर की होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? बताइए, हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है? तो भाई याद रखिए तडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथी, क्वेश्चन नंबर 27 को। वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया? वह मुगल शासक कौन था जिसने फारसी कला और साहित्य को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो साथी याद रखिए हुमायूं था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 को। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी की अवधारणा किस देश के संविधान सुधार ली गई है? तो आपको मालूम होगा डीपीएसपी साथी जो कि भाग 4 में शामिल है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है। तो भारत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो आपको मालूम होगा आयरलैंड देश के संविधान से। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो साथ ही जितने भी देखिए महत्वपूर्ण 2024 के करंट अफेयर होंगे प्लस 2025 हम डेली कराते चलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, जो आपको डेली दोपहर 12:30 पे मिलेगी। ठीक है, बताइए 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो भाई याद रखिए गुवाहाटी असम में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है भारत में सबसे कम जनसंख्या। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? बताइए दोस्त, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो दोस्त याद रखिए पुदुचेरी राज्य में। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। वह मुगल सम्राट कौन था जिसकी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए वह मुगल सम्राट कौन था जिसकी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के रूप में प्रसिद्ध है? तो दोस्त याद रखिएगा जहांगीर का। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। मार्च 1906 में बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त किस आंदोलन से जुड़े थे?
बताइए। मार्च 1906 में बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त किस आंदोलन से जुड़े थे? तो साथ ही याद रखिए स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 34 को हल करिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के लिए कौन सी सौर घटना जिम्मेदार है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के लिए कौन सी सौर घटना जिम्मेदार है? तो भाई याद रखिए सौर ज्वालाएं। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? बताइए। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? तो दोस्त याद रखिए उड़ीसा राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 36 को। भारत में संघवाद की व्यवस्था किस प्रकार की शक्ति विभाजन प्रणाली पर आधारित है? भारत में संघवाद की व्यवस्था किस प्रकार की शक्ति विभाजन प्रणाली पर आधारित है? तो सर जी केंद्र और राज्य पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई लास्ट में स्कोर करना है, केवल क्लास नहीं करना है, स्कोर बताना है, अपनी तैयारी पर रखना है और हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। चलिए 37 नंबर कॉल करिए। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान की अनुशंसा मुख्यतः किस निकाय द्वारा की जाती है? बताइए। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक अनुदान की अनुशंसा मुख्यतः किस निकाय द्वारा की जाती है? तो साथ ही याद रखिए वित्त आयोग के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए 38 नंबर को। निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो किस लेखक को साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? देखिए ओरहान पामुक को मिला है, एलिस मुनरो को मिला है, काजुओ इशिगुरो को मिला, लेकिन हारुकी मुराकामी को नहीं मिला। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा 39 नंबर को। 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी? बताइए। 8वीं शताब्दी के मध्य में दंती दुर्ग द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी? तो साथ ही याद रखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS के लिए कौन उड़ान भरेगा? बताइए साथी। जून 2025 में एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS के लिए कौन उड़ान भरेगा? तो भाई याद रखिए शुभांशु शुक्ला, जो कि अब ये तो भाई उड़ान भर चुके हैं और ये भारत भी आ चुके हैं लौट कर। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ये करंट अफेयर का सवाल है भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए आप लोग कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। भारतीय संविधान का कौन सा भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है और नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? तो आज के जो ऑल इंडिया लेवल का पेपर हुआ था सुबह 8 बजे, तो उसमें ये सवाल हमने कराया था कि किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? बताइए साथी। तो आपको हमने बताया था भाग 3 को। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। खेल के दौरान एक टीम के कितने खिलाड़ियों को बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलने की अनुमति है? बताइए साथी। खेल के दौरान एक टीम के कितने खिलाड़ियों को बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलने की अनुमति है? तो सर जी टोटल 5 प्लेयरों को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। विधि नियम सूचकांक में भारत के सुधार को सबसे अधिक चुनौती किस कारक से मिल रही है? विधि नियम सूचकांक में भारत के सुधार को सबसे अधिक चुनौती किस कारक से मिल रही है? तो साथ ही याद रखिए धीमी न्यायिक कार्यवाही के द्वारा। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 45 को। कर्नाटक संगीत में सामान्यतः प्रयोग होने वाला वाद्ययंत्र कौन सा है? कर्नाटक संगीत में सामान्यतः प्रयोग होने वाला वाद्ययंत्र कौन सा है? तो याद रखिए मृदंगम है। बी ऑप्शन मृदंगम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 46 को। सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? बताइए। सौर मंडल में किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? तो याद रखिए साथी जिस तारा को आप लोग भोर का तारा और सांझ का तारा
और साथ ही सबसे गर्म तारा और सबसे चमकीला जो कि शुक्र को बोलते हैं, तो इसी का सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त 47 नंबर कॉल करिए। कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है? तो साथ ही कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए फेमस है? तो याद रखिए सत्रिया भाई, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 48 को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही तमिलनाडु राज्य में किया गया था, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से कौन सा पर्व नागालैंड की जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य एवं संगीत का प्रदर्शन करता है? बताइए साथी, कौन सा पर्व नागालैंड की जनजातीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य एवं संगीत का प्रदर्शन भी होता है? बताइए दोस्त। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो कि 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं, याद रखिएगा हॉर्नबिल महोत्सव को, नागालैंड में जो मनाया जाता है। ठीक है, 50 नंबर कॉल करिए। कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर बना है? कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किसे बोलते हैं? झरना को बोलते हैं। तो वो किस नदी पर है? तो याद रखिएगा शरावती नदी पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली यह 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए भाई आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आपको लगभग पूरे 50 के 50 क्वेश्चन इसी क्लास में याद हो चुका होगा। बताइए साथी किसी प्रकार का आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन को हल करने में? साथी आप सभी को दिक्कत हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं भाई, डेली आपके लिए क्लास ऐसी आएगी बहुत ही दमदार तरीके से। आपको डेली क्लास करनी है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। किसी भी प्रकार का दिक्कत आती तो साथी आप जरूर कमेंट में बताइए। डेली हम आपको क्लास देंगे, ठीक है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।